बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट इंजन क्या होता है। अब हीट इंजन का अगर हम बेसिक कंसेप्ट लेना चाहें तो हीट इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया था स्टीफन ने। अब स्टीफन ने इसका आइडिया कहाँ से लिया? तो वो कुछ ऐसा था कि उसने देखा कि जब हम किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर को बॉयल करते हैं, तो वाटर को जब हम बॉयल करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एज ए रिजल्ट उन मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो अगर हमने उसको कवर किया हुआ है ढक्कन के साथ, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है, तो वो उस ढक्कन को, वो उस लिड को ऊपर मूव करवा देती है। मतलब ये है कि उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है, लिड की मूवमेंट में। तो अब ये यहाँ से उसने ये आइडिया लिया था कि जो स्टीम है वो वर्क डन करवा सकती है। तो जो हीट इंजन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसी एक्सपेरिमेंट से आया था, उसी कंसेप्ट से आया था कि कैसे हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क करवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के केस में देखा जाए तो हम कह सकते हैं अ हीट इंजन इज अ सिस्टम दैट कन्वर्ट हीट टू यूजेबल एनर्जी, पार्टिकुलरली मैकेनिकल एनर्जी, विच कैन देन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। अब यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हीट को यूटिलाइज करते हुए कोई भी मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हम प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन की बात करें कि हीट इंजन किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, तो हीट इंजन इज़ अ मशीन, एक मशीन है दैट टर्न हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हीट को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है हीट इंजन में। इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द रेजरवायर। अब ये क्या करता है, एक रेजरवायर है, कोई भी सोर्स है, यानी जो हीट प्रोवाइडिंग सोर्स है उसको हम कह रहे हैं एक रेजरवायर है, वो जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ से हीट आएगी। इट डज वर्क सच एज मूविंग अ पिस्टन और लिफ्टिंग अ वेट। अब जब वो हीट आएगी तो फिर वो कुछ वर्क डन करवाएगी, ठीक है। अब कुछ वो वर्क डन क्या हो सकता है, वो पिस्टन को मूव करवाना भी हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना भी हो सकता है, जैसे कि हमने ढक्कन के केस में देखा तो वो ढक्कन ऊपर लिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो अब ये जो काम करवा रहे हैं, ये हीट करवा रही है, तो जब वो हीट एक्सट्रैक्ट होगी तो फिर वो क्या करवाएगी, वो वर्क डन करवाएगी। अब उसने वर्क डन करवा लिया एंड देन डिस्चार्ज सम ऑफ द हीट एनर्जी इनटू अ सिंक। फिर वो क्या करती है कि वो एनर्जी को सिंक, कुछ एनर्जी को वर्क डन करवाने में इस्तेमाल करती है और कुछ एनर्जी को वो सिंक में भेज देती है। अब ये हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सबसे ऊपर है वो है हाई टेम्परेचर रेजरवायर। अब ये जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर क्या होता है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर का मतलब है कि यहाँ से हीट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स है हीट का। अब यहाँ पे हीट प्रोवाइड हो रही है, ये सोर्स है हीट का, तो यहाँ से हीट मूव करती है डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इंजन है। अब इंजन में क्या होगा, जब ये हीट आएगी इंजन में, अब इंजन क्या करेगा, वर्क करवाएगा, ठीक है। अब कुछ एनर्जी जो है वो वर्क डन में ही कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, जो मतलब हीट इंजन जो है वो वर्क डन करवा रहा है। लेकिन कुछ हीट जो है वो सिंक में चली जाएगी। सिंक जो है हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर है। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एक बाइक की। जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। अब वो जो स्पार्क है वो पेट्रोल पर, मतलब वो उसको बर्न करवाती है, फ्यूल को बर्न करवाती है। एज ए रिजल्ट वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वहाँ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस है वो इंजन में आएगी, अब बाइक के इंजन में, ठीक है। अब बाइक का जो इंजन है वो वर्क डन करवाएगा। वर्क डन कैसे करवाएगा, अब वो उस टायर को मूव करवाने में हेल्प करेगा, पिस्टन को मूव करवाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो टायर है वो मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो है, वो वर्क डन करवा रहे हैं, लेकिन कुछ हीट जो है वो रिलीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम सिलेंसर की बात करें तो कुछ एनर्जी जो है वो सिलेंसर की मदद से हमारे सराउंडिंग में इंटर हो रही होती है। अब ये जो हमारे पास सराउंडिंग है, ये हमारे पास यहाँ का टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सिलेंसर। मतलब ये है कि हमारे सिलेंसर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा हॉट है, ठीक है। और जो बाहर का सराउंडिंग है वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कम है, तो हम कह सकते हैं कि वो लो टेम्परेचर रेजरवायर है। तो हम सिंक जो है वो सराउंडिंग को बनाते हैं कि सराउंडिंग हमारे पास एक सिंक के तौर पर काम करता है। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो लो रेजरवायर में, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लो रेजरवायर में वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास हीट इंजन का एक टोटल प्रोसेस होता है कि पहले हाई टेम्परेचर रेजरवायर से, यानी जो फ्यूल की बर्निंग हुई है वहाँ से इंजन में आएगी, कुछ वर्क डन होगा और कुछ सिंक में चली जाएगी। अब हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास हीट इंजन का वर्क डन कितना होगा। तो हमारे पास ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जो हीट आ रही है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास Q1 है, ठीक है। ये हमारे पास Q1 है। अब Q1 किसके इक्वल है, Q1 हीट आ रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है,
यानी ये W, तो हम कह देंगे Q1 इज इक्वल टू W प्लस ये जो हीट रिलीज हो रही है, वेस्ट हो रही है, ये हमारे पास Q2 है। तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। अब यहाँ से हम वर्क डन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी हमारे पास जो वर्क डन है वो हम उसमें हम जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से जो वेस्ट हो रही है हीट उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो हीट है ये वर्क डन करवाने में इस्तेमाल हो रही है। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था हीट इंजन का। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई लॉ या थ्योरी पेश की जाती है तो उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं या खामियां होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमेशा न्यू थ्योरी या फिर न्यू लॉ सामने आता है। तो यहाँ भी यही केस था कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पेश किया गया उसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नहीं दे पा रहा था, तो उसके आंसर करने के लिए फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिया गया था। तो वो कौन कौन सी लिमिटेशन थी जिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में, जिसकी बेस पे हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया। तो यही हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसमें हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रही थी इंजन में और वहाँ से वर्क भी हो रहा था और वो कुछ सिंक में जा रही थी। अब ये हमारे पास होल प्रोसेस तो बयान करता है फर्स्ट लॉ, लेकिन इसकी कंडीशंस को बयान नहीं करता कि किस कंडीशन में ये कन्वर्जन टेक प्लेस होगी, मतलब हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नहीं देता, और सेकेंड लॉ में हम यही चीज़ इसी को एक्सप्लेन करते हैं। मज़ीद हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को भी एक्सप्लेन नहीं करता, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया। तो ये दो चीज़ थी, एक तो हमारे पास वो कंडीशंस हमने एक्सप्लेन करनी है सेकंड लॉ में जिनकी मदद से हमारे पास कन्वर्जन टेक प्लेस हो रही थी, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। और दूसरा हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखेंगे कि हमारे पास हीट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके सर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें बताता है, ये लॉर्ड कैल्विन ने दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, यानी इसमें हीट इंजन की ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंगल रेजरवायर, यानी यहाँ पे बात हो रही है कि सिंगल रेजरवायर। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में पढ़ा कि हमारे पास एक हॉट रेजरवायर होता है और एक कोल्ड रेजरवायर होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि हम एक ऐसा प्रोसेस डिवाइस करें जिसमें हम एक सिंगल रेजरवायर को ही इस्तेमाल करें इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम, यानी हम अब एक ही रेजरवायर को इस्तेमाल करते हुए वर्क डन करवाएं लेकिन सेकंड रेजरवायर का इस्तेमाल ही ना करें। तो वो ये कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि हम एक ऐसा प्रोसेस डिवाइस करें कि जिसमें सेकंड रेजरवायर का कॉन्सेप्ट ही ना हो। जैसे अब बात हो रही है हमारे पास डायग्राम में, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये जो प्रोसेस है, अब इसमें क्या हो रहा है, हीट हमारे पास आ रही है सिस्टम में और हीट इंजन उसको लेके वर्क डन भी करवा रहा है, लेकिन हमारे पास सेकंड रेजरवायर नहीं है। तो ऐसा सिस्टम डिवाइस करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम सेकंड रेजरवायर का इस्तेमाल करते हुए एक अपना सिस्टम डिवाइस कर सकें। तो ये हमारे पास यही लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट थी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम किसी भी इंजन की वर्किंग देखते हैं तो हमें एक और रेजरवायर चाहिए होता है जो कि लो टेम्परेचर पे हो। अब लो टेम्परेचर पे हो, जैसे कि हमने बात की थी बाईसाइकिल की मोटरसाइकिल की बात की थी कि हमारे पास वहाँ से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है सराउंडिंग में लो टेम्परेचर रेजरवायर में, क्योंकि हमारे पास जो इंजन में एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, तो जो सराउंडिंग की एनर्जी वो कम होगी, तो हमारे पास ट्रांसफ़र ऐसे ही होता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना लाजमी है, यानी अगर हमारे पास एक हॉट रेजरवायर है तो हमारे लिए एक सिंक का होना भी लाजमी है जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो उस केस में हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ही होगा, क्योंकि हम दो रेजरवायर को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम Q1 हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास हीट जो है वो वर्क डन में लग रही है और कुछ जो है वो हमारे पास सिंक में जा रही है। तो ये हमारे पास वही कंडीशन फॉलो होगी, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी वर्क उतना ही होगा जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हीट वेस्ट हो रही है उनका डिफरेंस हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। अगर हम इफ़िशेंसी की बात करें, इफ़िशेंसी हमारे पास किसी भी इंजन की
100% नहीं हो सकती है। देयर इज़ नो परफेक्ट हीट इंजन। परफेक्ट हीट इंजन का मतलब यही होता है कि ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर अब कोई हीट आप किसी इंजन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी तो वर्क टन में लगेगी, लेकिन एनर्जी वेस्ट भी होती है। सिंक का होना लाजमी है। तो हमारे पास अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसकी हमारे पास एफिशिएंसी होती है 25%, और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो उसकी हमारे पास 35 से 40% हमारे पास उसकी एफिशिएंसी होती है। यानी कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो हमारे पास अब हम नॉर्मल डेली लाइफ में बात करें तो अब हमारे पास हमारे सराउंडिंग में बहुत सी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास एक समंदर है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी लेने के लिए, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक, हमने बात की है कि हम सिंगल रेजरवायर की एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमें एनर्जी यूटिलाइज़ करनी है तो हमारे लिए एक कोल्ड रेजरवायर का होना भी ज़रूरी है, और जिसका टेम्परेचर कम हो वो लो टेम्परेचर रेजरवायर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। तो फर्ज करें अगर हम इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें कोई ऐसा अब सिस्टम चाहिए, ऐसा सराउंडिंग चाहिए जिसकी एनर्जी 25 टू 35 से भी कम हो। तो हमें ऐसा सिस्टम अवेलेबल ना होने की वजह से हम अपने सराउंडिंग की एनर्जीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सेम केस हमारे पास ओशन में भी है कि हम ओशन में हम की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उससे कोल्ड रेजरवायर, उससे लो टेम्परेचर रेजरवायर मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से ये हमारे पास डेली लाइफ की एग्जांपल थी कि हम सिंगल रेजरवायर के होते हुए कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमें करना है, हमें कोई एनर्जी इस्तेमाल करनी है, उसके लिए हमें इस जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग का है उससे एक कम टेम्परेचर का सराउंडिंग चाहिए होगा, तभी हम अपनी एनर्जी को वर्क डन में इफ़िशेंटली कन्वर्ट कर सकेंगे। So that's all about law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज कंप्लीट हो गए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।